नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका कक्षा 12 की समाजशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में। आज हम पाठ 6 ग्रामीण समाज में परिवर्तन के उपकरण, पंचायती राज, राजनीतिक दल, दबाव समूह के अभ्यास प्रश्नोत्तर करेंगे। अभ्यास प्रश्नोत्तर में सबसे पहले आते हैं हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पहला है, संविधान में कौन से अनुच्छेद में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है? तो 40वां अनुच्छेद, इसका उत्तर है 40। फिर प्रश्न नंबर 2 आता है, श्री बलवंत राय मेहता अध्ययन दल का गठन कब किया गया? तो बलवंत राय मेहता अध्ययन दल का गठन 1957 में किया गया। प्रश्न 3 है, 73वां संविधान संशोधन कब किया गया? 73वां संविधान संशोधन 1993 में किया गया। इसका उत्तर है 1993 में। फिर प्रश्न नंबर 4 आता है, पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की है? पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तर की है। अब अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 5, भारत में राजनीतिक दलों के गठन का आधार निम्न में से क्या है? तो क्षेत्रीयता, धर्म, भाषा, उपर्युक्त सभी। तो भारत में राजनीतिक दल के गठन का आधार उपर्युक्त सभी हैं, तो इसमें सभी आ जाएगा। फिर छठा प्रश्न आता है, इनमें से क्षेत्रीयता पर आधारित दल कौन सा है? झारखंड मुक्ति मोर्चा। अब हमारा अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, इनमें से राष्ट्रीय दल कौन सा है? अकाली दल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, भारतीय जनता पार्टी या DMK? तो इसका उत्तर है भारतीय जनता पार्टी। फिर आता है हमारा 8वां प्रश्न, कौन से दबाव समूह अपनी मांगों को पूर्ण करने में सफल होते हैं? इसका उत्तर है शक्तिशाली दबाव समूह। फिर 9वां प्रश्न आता है, दबाव समूह एक डैश होते हैं? दबाव समूह एक स्वयंसेवी समूह होते हैं। इसका उत्तर 9 है। किंतु बच्चों, ये प्रश्न 8 और 9 आपके सिलेबस से ये टॉपिक काट दिया गया है। जो दबाव समूह वाला टॉपिक है आपके इस पाठ का, इस टॉपिक को आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। अब आते हैं हमारे लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, बलवंत राय मेहता के अनुसार पंचायती राज की 4 विशेषताएं लिखिए। तो बलवंत राय मेहता के अनुसार पंचायती राज की 4 विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। पहली विशेषता, पंचायती राज के कर्मचारी जनप्रतिनिधियों के अधीन काम करते हैं। दूसरी, पंचायती राज संस्थाएं जनता के लिए निर्वाचित की जाती है। तीसरा आता है, पंचायती राज प्रणाली में स्थानीय लोगों को कार्य करने की छूट होती है। जो पंचायती राज प्रणाली है उसमें जो वहाँ के स्थानीय लोग होते हैं उनको काम करने की छूट होती है। चौथी आती है, पंचायती राज के 3 स्तर हैं, ग्राम स्तर, ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक डैश है? तो इसका उत्तर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है। यहाँ पर ये एक खाली स्थान दे दिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक राष्ट्रीय है। फिर दूसरी प्रश्न नंबर 3 आता है, 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम बताइए। जो टॉपिक हमने कल पढ़ा था, कल ये 2 टॉपिक हमने पढ़े थे, तो उसमें बताया गया था कि 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम। तो पहला भारतीय जनता पार्टी और दूसरा कांग्रेस पार्टी आती है। जहाँ राजनीतिक दलों की बात की जा रही है, 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दल की बात हो रही है, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी आएगी। फिर प्रश्न नंबर 4 आता है, 2 क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के। यहाँ पर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय 2 अलग अलग है।
राष्ट्रीय में तो आते हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। अब बात की जा रही है दो क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के नाम। तो क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के नाम में आएगा झारखंड मुक्ति मोर्चा, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति। प्रश्न नंबर 5, दबाव समूह की परिभाषा एवं अर्थ। ये जो टॉपिक है आपके अध्याय से हटा दिया गया है, तो इस प्रश्न को हम यहाँ पर काट देते हैं, हटा देते हैं। ये टॉपिक आपसे सिलेबस से हटा दिया गया है। फिर आता है हमारे लघुत्तरात्मक प्रश्न। लघुत्तरात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न आता है, राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत कब व कैसे हुई। राजस्थान में पंचायती राज ग्रामीण सामाजिक परिप्रेक्ष्य में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एवं सामुदायिक विकास के कार्यक्रमों को सफल बनाने हेतु पंचायती राज संस्थाएं मील का पत्थर साबित हुई। जनता की समाज में सहभागिता सुनिश्चित करने एवं सहयोग करने के लिए पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था शुरू की गई। अब यहाँ पर प्रश्न है कि पंचायती राज की राजस्थान में पंचायती राज की व्यवस्था कब शुरू की गई थी। तो राजस्थान की विधानसभा में 2 सितंबर 1959 में, राजस्थान की विधानसभा में 2 सितंबर 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया। इस नियम के प्रावधान के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। क्योंकि प्रश्न यही पूछा गया है, राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत कब की गई थी। तो राजस्थान में पंचायत की राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। इसके बाद अनेक राज्य में पंचायती राज व्यवस्था को प्रारंभ किया गया। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 2, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में क्या प्रावधान किए गए हैं। तो इसका उत्तर है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में अनेक प्रावधान किए गए हैं, जो इस प्रकार से हैं। पहला, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को मुख्य रूप से संवैधानिक मान्यता दी गई है। दूसरा, संविधान में एक नया अध्याय 9 जोड़ा गया है। तीसरा आता है अध्याय 9 द्वारा संविधान में 16 अनुच्छेद और एक अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। यहाँ पर बताया गया कि जो अध्याय 9 जोड़ा गया है उसमें संविधान में 16 तो अनुच्छेद हैं और एक अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। फिर चौथा आता है 25 अप्रैल 1993 से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 को लागू किया गया। 11वीं अनुसूची में 29 विषयों पर पंचायतें कानून बनाकर कार्य करेंगी। अब आता है प्रश्न नंबर 3, ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में पंचायती राज की क्यों आवश्यकता है। ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में पंचायती राज की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है। पहली, भारतीय ग्रामीण समाज में पंचायती राज व्यवस्था ठोस आधार प्रदान करती है, ठोस आधार को देती है। फिर दूसरा आता है पंचायती राज व्यवस्था ग्रामवासियों में लोकतांत्रिक संगठनों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करती है। फिर तीसरा, इस व्यवस्था के कारण ये जनप्रतिनिधि ग्रामीण समस्याओं से अवगत होते हैं। चौथी आती है, ये स्थानीय समाज एवं राजनीतिक व्यवस्था के मध्य एक कड़ी का काम करते हैं, उसको जोड़ने का काम करते हैं। फिर आता है पंचायतें अपने नागरिकों को राजनीतिक अधिकार के प्रयोग की शिक्षा प्रदान करती हैं। अब आता है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, राजनीतिक दलों की कोई 5 विशेषताएं बताइए। जो राजनीतिक दल हैं उनकी कोई 5 विशेषताएं लिखिए। तो राजनीतिक दलों की 5 विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली, प्रत्येक राजनीतिक दलों की अपनी विशिष्ट नीतियां व उद्देश्य होते हैं। दूसरी,
प्रत्येक राजनीतिक दल अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एवं संचालन करते हैं। तीसरी आती है राजनीतिक दल औपचारिक सदस्यों वाले लोगों की एक संगठित संस्था होती है। फिर चौथी, सभी राजनीतिक दलों का लक्ष्य सत्ता को लोकतांत्रिक ढंग से प्राप्त करना है। पांचवी आती है सभी राजनीतिक दलों का अहम कार्य सरकार को नागरिकों की समस्या से अवगत कराना है। अब आता हमारा प्रश्न नंबर 5, राजनीतिक दलों के गठन के 5 आधार बताइए। तो बच्चों ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में कई बार आ चुका है कि राजनीतिक दलों के गठन के कोई 5 आधार बताइए। तो पहला आधार है धार्मिक आधार। कुछ राजनीतिक दलों का गठन धार्मिक आधारों पर किया जाता है जिससे लोगों को धार्मिक आधार पर सुरक्षा प्राप्त हो सके। मुस्लिम लीग एवं अकाली दल इसके उदाहरण हैं। दूसरा आधार आता है भाषाई आधार। कुछ राजनीतिक दलों को भाषाई आधार पर गठित किया जाता है जैसे DMK आदि। तीसरा आता है क्षेत्रीयता के आधार पर। क्षेत्रीय समानता के आधार पर क्षेत्रीय राजनीतिक दल गठित किए जाते हैं जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा आदि। चौथा, वातावरण के आधार पर राजनीतिक दलों पर व्यक्ति की सोच व स्वभाव का प्रभाव पड़ता है जिससे राजनीतिक दलों का निर्माण किया जाता है। पांचवा आता है मनोवैज्ञानिक आधार। मानसिक आधार पर समान सोच या विचार रखने वाले व्यक्ति अलग राजनीतिक दलों को गठित करते हैं। अब आता है हमारा प्रश्न 6, राजनीतिक दल का अर्थ स्पष्ट करें कि राजनीतिक दल क्या होते हैं बताइए। तो राजनीतिक दल नागरिकों के उस संगठित समुदाय को कहते हैं जिसके सदस्य समान राजनीतिक विचार रखते हैं और जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हुए शासन को अपने हाथ में रखने की चेष्टा करते हैं। यहाँ पर बताया गया कि राजनीतिक दल जो है नागरिकों के उस संगठित समुदाय को समूह को कहते हैं जिसके सदस्य जो है समान राजनीतिक विचार रखते हैं, विचारधारा को रखते हैं और जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं वे शासन को अपने हाथ में रखने की चेष्टा करते हैं, शासन को अपने हाथ में रखने की इच्छा करते हैं। इस राजनीतिक दल के 2 लक्षण भी बताए गए हैं। ये दल लोगों की समस्याओं का निवारण करता है। दूसरा लक्षण, ये दल राजनीतिक प्रतिक्रिया को जोड़ने व सरल बनाने का कार्य भी करते हैं। बच्चों ये तो थे हमारे लघुत्रात्मक प्रश्न। ये प्रश्न नंबर 7, 8, 9 ये आपके सिलेबस से टॉपिक काट दिया गया है, इसलिए इन प्रश्नों के उत्तर हम नहीं करेंगे। अब आते हैं हमारे निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न है ग्रामीण विकास में पंचायती राज की भूमिका की विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो बच्चों निबंधात्मक प्रश्न में मैं आपको महत्वपूर्ण पॉइंट ही बताऊंगी, महत्वपूर्ण बिंदु ही बताऊंगी, बाकी विस्तार पूर्वक आप स्वयं करेंगे। पहला प्रश्न है ग्रामीण विकास में पंचायती राज की भूमिका की विस्तृत व्याख्या करें। तो भारतीय संविधान में 1993 से 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज अधिनियम 1993 लागू किया गया। अब तक पंचायती राज ने अनेक उपलब्धियां हासिल की व भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के द्वारा भारत के ग्रामीण सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो निम्नलिखित है। इसमें पहला पॉइंट आता है आर्थिक विकास में वृद्धि, दूसरा जन सहभागिता में बढ़ोतरी, तीसरा कमजोर वर्गों के हितों को बढ़ावा, चौथा शिक्षा का प्रसार, पांचवा सार्वजनिक स्वच्छता पर बल, छठा सामूहिक भावना को प्रोत्साहन, समानता पर बल। फिर आता है आपका 8वां पॉइंट पंचायती राज की अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाएं या कार्य, जिसमें लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना, ग्रामीण जनता में नई आशा एवं विश्वास को उत्पन्न करना, इससे लोगों में राजनीति के प्रति सक्रियता की भावना का उदय हुआ है, इससे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बल मिला और इससे ग्रामीण क्षेत्र में नवीन प्रतिमानों को
नवीन प्रतिमानों के उदय को बल मिला। अब हमारा अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 2। वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था की समस्याएं एवं उनके समाधान के उपाय लिखिए, उनके उपाय लिखो। वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था की समस्याएं निम्नलिखित है। पहली समस्या अशिक्षा, दूसरी सहयोग का अभाव, तीसरी वित्त की समस्या, चौथी योग्य नेतृत्व का अभाव, पांचवी जातिवाद की भावना, छठी योग्य कर्मचारियों का अभाव, सातवीं विकास कार्यों की उपेक्षा, आठवीं राजनीति जागरूकता में कमी। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है समस्याएं, ये तो थी बच्चों समस्याएं। अब इनके समाधान, जो समस्याएं हैं उनके समाधान बताइए। इसमें पहली जो समाधान है उनके समाधान के उपाय हैं। पंचायती राज समस्याओं के समाधान के उपाय, पंचायती राज व्यवस्था में योग्य शिक्षित प्रशिक्षित कर्मचारियों का चयन किया जाना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं में व्याप्त गुटबंदी को समाप्त किया जाना चाहिए। फिर तीसरा, पंचायत में विकास कार्य हेतु पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए। फिर चौथी, पंचायतों को जातिवाद से दूर रखा जाना चाहिए। पांचवा, पंचायत चुनाव में मतदान प्रणाली को सदस्यों के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए। छठी, पंचायतों में चुनाव की प्रक्रिया सरल, सुगम व गुप्त होनी चाहिए। सातवीं, निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। आठवीं, लोगों को जन सहभागिता के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। अब हमारा तीसरा प्रश्न आता है पंचायती राज संस्थाओं द्वारा ग्रामीण समाज में हुए परिवर्तन पर लेख लिखिए। पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा ग्रामीण समाज में हुए परिवर्तन को हम निम्न बिंदुओं के द्वारा समझ सकते हैं, निम्न बिंदुओं के द्वारा देख सकते हैं, जिसमें पहला महिलाओं की भागीदारी, दूसरा ग्रामीण सत्ता का विकेंद्रीकरण, तीसरी शिक्षा के स्तर में वृद्धि, चौथा लोकतांत्रिक प्रणाली को बढ़ावा, पांचवा स्वच्छता, छठी कृषि विकास कार्यक्रम को बढ़ावा, सातवां भेदभाव में कमी, आठवां प्रकाश व सड़कों की व्यवस्था, नवा जीवन स्तर में सुधार, 10 ग्रामीण क्षेत्रों में हुए अन्य परिवर्तन। अब हमारा आता है प्रश्न नंबर 4। राजनीतिक दल की परिभाषा लिखते हुए उनके महत्वपूर्ण कार्यों की व्याख्या कीजिए। कि राजनीतिक दल क्या होते हैं? राजनीतिक दल लोगों की एक संगठित संस्था है जिनमें देश व समाज की राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में सर्वमान्य सिद्धांत व लक्ष्य होते हैं। अब महत्वपूर्ण कार्य, पहला चुनावों का संचालन, दूसरा सदस्यों की समस्याओं से सरकार को अवगत कराना, तीसरी शासन का संचालन करना, चौथी नीतियों का निर्माण, पांचवी शासन व जनता के मध्य एक कड़ी का कार्य करना, छठी लोकमत का निर्धारण करना, सातवीं जो आती है वो सामाजिक व सांस्कृतिक कार्य, फिर आठवां जो आता है वो उत्थान के लिए कार्य करना है। अब प्रश्न 5 आता है राजनीतिक दलों के सामाजिक आधार का लोकतंत्र पर प्रभाव की विवेचना कीजिए। तो इसमें भारत में राजनीतिक दलों द्वारा निम्न सामाजिक आधारों पर भारतीय लोकतंत्र का अपना प्रभाव है। पहले सकारात्मक प्रभाव, राजनीतिक दलों ने भारत के गरीब मजदूर एवं किसानों के हितों को लाभबंद कर भारत की सत्ता में उनकी भागीदारी निश्चित की है। दूसरा, राजनीतिक दलों ने धर्म के आधार पर सरकारी निर्णय को संतुलित बनाए रखने में सहयोग दिया है। तीसरी, राजनीतिक दलों के योगदान के कारण ही भारत में समतामूलक समाज का निर्माण होने में सहायता मिली है। चौथी, राजनीतिक दलों के कारण ही निम्न वर्ग व पिछड़ी जातियों को उनकी सत्ता में सहभागिता को सुनिश्चित कराया है। पांचवा, राजनीतिक दलों ने निम्न जातियों में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न कर मतदान करने के लिए प्रेरित किया है। फिर आते हैं नकारात्मक प्रभाव, राजनीतिक दलों ने समाज को अनेक जाति समूह में विभक्त कर दिया है। राजनीतिक दलों ने समाज में जातिगत तनाव व संघर्ष को जन्म दिया।
समाज में विषमता। फिर आता है तीसरा, राजनीतिक दलों ने समाज में विषमता की जड़ों को काफ़ी गहरा किया है। चौथा पॉइंट आता है, राजनीतिक दलों ने देश में क्षेत्रवाद, भाषावाद जैसी समस्याओं को समाज में उत्पन्न किया। पांचवी, राजनीतिक दलों ने अपने स्वार्थपूर्ण हितों की पूर्ति की है। छठी, राजनीतिक दलों ने समाज में वर्ग विभेद की समस्या को बढ़ावा दिया। सातवीं, राजनीतिक दलों ने राष्ट्रीय भावना के स्थान पर क्षेत्रीय भावना को महत्व दिया है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है वर्तमान राजनीतिक दलों की चुनौतियां एवं समाधान हेतु अपने सुझाव व्यक्त कीजिए। समाज में राजनीतिक दलों की चुनौतियां निम्न प्रकार हैं। पहला, धन के बढ़ते प्रभाव के कारण आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों की राजनीतिक दलों में भागीदारी कमजोर हुई है। फिर दूसरा आता है, राजनीतिक दलों में अपराधीकरण के कारण योग्य व एवं ईमानदार व्यक्तियों में राजनीति के प्रति उदासीनता बढ़ती है। फिर तीसरा, राजनीतिक दलों में अनेक विकल्प होने से मतदाता भ्रमित हो गए हैं। चौथा, राजनीतिक दलों में दल बदल के कारण भ्रम की स्थिति बनी रहती है। पांचवा, राजनीतिक दलों में पूरी तरह से लोकतंत्र कायम नहीं हो पाया है। छठा, राजनीतिक दलों में भाई भतीजावाद की प्रवृत्ति भी पाई गई है। अब इसके उपाय हैं चुनाव के लिए उम्मीदवारों की योग्यता निर्धारित की जानी चाहिए। अपराधी व्यक्तियों को चुनाव लड़ने पर रोक लगानी चाहिए। फिर राजनीतिक दलों में अपराधीकरण को रोकने के लिए सख्त कानून बनाना चाहिए। फिर चुनाव के समय जनता को लुभाने वाली योजनाओं पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। पांचवी, सरकार को चुनाव का खर्च स्वयं वहन करना चाहिए, स्वयं उठाना चाहिए कि चुनाव के समय जो खर्चा होता है वो सरकार स्वयं उठाए, ऐसा किया जाना चाहिए। चुनाव के समय सभी राजनीतिक दलों को आचार संहिता को पालन करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। चुनावों में खर्च होने वाली राशि की एक निश्चित सीमा बनाई जानी चाहिए। तो बच्चों, ये थे हमारे आज के अभ्यास प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 7 और 8 हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, इसलिए हम प्रश्न नंबर 7, 8 नहीं करेंगे। धन्यवाद।